आप सभी को नमस्कार। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा ऑनलाइन पोर्टल स्वयं पर संचालित भाषा प्रौद्योगिकी का परिचय एक 15 सप्ताह का बहुत ही हिंदी माध्यम का महत्वपूर्ण पाठ्यक्रम, जिसके अंतर्गत प्रत्येक सप्ताह बुधवार को शाम 6 बजे डिजिटल साक्षरता मिशन को केंद्रित करते हुए हम यह ज्ञान अनुष्ठान आप सभी के लिए निःशुल्क संचालित कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज हमारी 90वीं अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला है, जिसका विषय है कार्पस और कार्पस भाषा विज्ञान। और इस महत्वपूर्ण विषय पर हम सभी की ज्ञान चेतना जगाने के लिए केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा से जुड़े हुए हैं डॉक्टर रणजीत भारती सर। सबसे पहले मैं सर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसी कड़ी में लगातार जिनके मार्गदर्शन, जिनके ऊर्जा से हम यह कार्यक्रम आप लोगों के लिए सहज रूप से आप लोगों के घर तक पहुंचा पा रहे हैं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू, विभागाध्यक्ष हिंदी विभाग पांडिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय पुदुचेरी, सर का भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं देख पा रहा हूं भारत के विभिन्न प्रांतों और विश्व से कई विद्वान जुड़े हुए हैं। मैं बिना नाम लेते हुए मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और उसके साथ साथ जितने सुधीजन श्रोता आज इस महत्वपूर्ण ज्ञान अनुष्ठान में उपस्थित हैं, आप सभी का भी हृदय के अनंत गहराइयों से मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, तो मैं समय व्यतीत न करते हुए मैं चाहूंगा सीधे हम लोग मुख्य वक्ता महोदय से कुछ जाने, कुछ सुने, कुछ सीखें। तो मैं सर से आग्रह करूं, उसके पहले मैं सर का एक संक्षिप्त परिचय आप सभी के लिए रखना चाहूंगा। डॉक्टर रणजीत भारती भाषा, तकनीक और ज्ञान के संगम का एक सृजनशील व्यक्तित्व हैं। जब सर का नाम हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक ऐसी तस्वीर आती है। कुछ लोग केवल भाषा पढ़ाते हैं, कुछ लोग केवल भाषा पढ़ाते हैं और कुछ लोग भाषा के भीतर छिपी संवेदनाओं को पढ़ लेते हैं। कुछ लोग तकनीक का उपयोग करते हैं और कुछ तकनीक को भाषा की नई उड़ान का माध्यम बना देते हैं। डॉक्टर रणजीत भारती ऐसे ही बहुआयामी अकादमिक व्यक्तित्व हैं, जिनके लिए भाषा केवल अभिव्यक्ति नहीं बल्कि ज्ञान, संस्कृत और तकनीकी भविष्य के बीच संवाद का सेतु है। केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा के अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग एवं मालवीय मिशन शिक्षण प्रशिक्षण केंद्र में सह आचार्य भाषा विज्ञान एवं सहायक निदेशक के रूप में आप हिंदी भाषा और भाषा विज्ञान के अकादमिक संसार में अपनी विशिष्ट पहचान रखते हैं। आपकी शैक्षिक यात्रा भी महोदय आपके व्यापक बौद्धिक सरोकारों की परिचायक है। हिंदी में भाषा प्रौद्योगिकी एवं अंग्रेजी साहित्य में परास्नातक, एमफिल, पीएचडी तथा यूजीसी नेट जेआरएफ जैसी उपलब्धियां आपके अध्ययन और अनुसंधान की गंभीरता को रेखांकित करती हैं। आपका शोध संसार हिंदी भाषा प्रौद्योगिकी, एनएलपी, अर्थ विज्ञान, भाषा शिक्षण और अनुवाद विज्ञान जैसे आधुनिक एवं अंतर विषयी क्षेत्रों तक विस्तृत है। भाषा की संवेदना और तकनीक की संभावनाओं के बीच से रास्ता तलाशना ही शायद आपकी अकादमिक यात्रा की सबसे विशिष्ट पहचान अभी तक रही है। 14 वर्षों के शिक्षण अनुभव ने आपके व्यक्तित्व को केवल अध्यापक नहीं बल्कि एक सतत सीखने सिखाने वाले शोधक के रूप में गढ़ा है। आपके खाते में शोध पत्रों का प्रकाशन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठियों में प्रस्तुतियां, कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों का आयोजन, आमंत्रित व्याख्यान और पुस्तकीय योगदान जैसी अनेक अकादमिक उपलब्धियां दर्ज हैं। आपकी कलम ने पुस्तकों में अपनी उपस्थिति दर्ज की है और आपके विचार विभिन्न अकादमिक मंचों तक पहुंचते रहे हैं। पाठ्यक्रम निर्माण से लेकर शोध निर्देशन तक और शिक्षक उन्नयन कार्यक्रमों से लेकर प्रशिक्षण कार्यशालाओं तक आपका अकादमिक योगदान निरंतर विस्तृत रहा है। विद्या परिषद, कार्य परिषद, IQAC और कंप्यूटेशनल भाषा विज्ञान पाठ्यक्रम के समन्वय जैसे दायित्व आपके प्रशासनिक और शैक्षणिक कौशल की पहचान रहे हैं। साथ ही समन्वय दक्षिण पत्रिका के सह संपादन के रूप में आपका संपादकीय योगदान भी उल्लेखनीय है। भाषा के प्रति आपका अनुराग किसी एक भाषा की सीमा में बंधा नहीं है। हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, संस्कृत और मराठी जैसी भाषाओं का ज्ञान आपके भाषिक व्यक्तित्व को और अधिक व्यापक बनाता है। जब इतने चीजें आपके बारे में जब हम सुनते हैं, देखते हैं, तो मुझे ये चंद लाइनें याद आती हैं। शब्दों को जब शोध की दृष्टि मिलती है तो नए विचार जन्म लेते हैं। शब्दों को जब शोध की दृष्टि मिलती है तो नए विचार जन्म लेते हैं और विचारों को जब तकनीक का साथ मिलता है तो नए क्षितिज खुलते हैं। डॉक्टर रणजीत भारती की अकादमिक यात्रा
इन्हीं शब्दों, विचारों और संभावनाओं के बीच निरंतर चलती हुई एक ऐसी यात्रा है जहां हिंदी की परंपरा आधुनिक तकनीक के भविष्य से संवाद करती हुई दिखाई पड़ती है। और आपका व्यक्तित्व इस विश्वास को भी बहुत बखूबी पुष्ट करता है महोदय। भाषा केवल अतीत की विरासत नहीं, भाषा केवल अतीत की विरासत नहीं, भाषा भविष्य की तकनीकी शक्ति भी है। और हिंदी केवल संवेदना की भाषा नहीं, ज्ञान विज्ञान के नए संसार की भाषा भी बन सकती है। यह आपके व्यक्तित्व से हमें परिलक्षित होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। एक बार पुनः बहुत ही स्वागत अभिनंदन के साथ मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि आज इस विषय पर हमारे जितने सुधीजन श्रोता जुड़े हुए हैं उन्हें एक नई दृष्टि प्रदान करें। हार्दिक स्वागत है महोदय। सभी को नमस्कार। बिना किसी औपचारिकता के आपने बहुत लंबा चौड़ा परिचय दे दिया। हालांकि हम लोग एक ही काम है कि हम लोग शिक्षक हैं, बस बाकी ज्यादा परिचय नहीं होना चाहिए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजित सर, फिर आपका स्क्रीन बंद हो गया, एक बार फिर से स्क्रीन शेयर बंद हो रहा है। मैंने ऑन तो किया, यहाँ से तो ऑन है। अच्छा, फिर से शेयर कीजिए। हाँ, ठीक। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। वो बंद हो गया था सर, फिर से शेयर कीजिए आप। अच्छा। मुझे लगता है अब ठीक है। नहीं सर, हाँ जी, अभी ठीक है। अभी हो रहा है। ठीक, धन्यवाद। जैसा कि आज का विषय जो हम आपके जो लिस्ट में मैंने देखा, तो मुझे लगता है कार्पस से रिलेटेड अभी कोई व्याख्यान नहीं हुआ है। तो आप सभी जो सुधी श्रोता हैं, खासकर जो प्रतिभागी हैं, और जो सबसे महत्वपूर्ण काम तो आज ये है कि लोगों को सुनना। तो आप लोग इतना समय दिए और जुड़े हैं, इसके लिए आप सभी का साधुवाद। और आयोजक जो हैं उनके लिए विशेष धन्यवाद कि आप इतना नेक काम कर रहे हैं और हम लोग इसमें कुछ कर पा रहे हैं, ये हमारा भी सौभाग्य है। आज का जो विषय है कार्पस और कार्पस भाषा विज्ञान, तो अभी हम ज़्यादातर सैद्धांतिक चर्चा करेंगे, लेकिन लास्ट में अब अगर इंटरनेट साथ दिया और ठीक चला तो एक कार्पस कैसे बनाते हैं, एक सामान्य के लिए, जैसे कि वो साहित्य के लिए भी हो सकता है और जो साहित्य से अलग हैं उनके लिए भी हो सकता है। तो ऐसा थोड़ा सा टूल का भी हम प्रयोग करेंगे। तो कार्पस क्या है, कार्पस की विशेषताएं, इतिहास थोड़ा बहुत, उसके प्रकार है, उसकी उपयोगिता क्या है, निर्माण क्यों करें, कार्पस भाषा विज्ञान क्या है, उसका संबंध क्या है कार्पस से, और कार्पस विश्लेषण में क्या क्या चीज़ें करते हैं, और कार्पस निर्माण का एक डेमो भी हम देखेंगे, और क्या क्या टूल अभी यूज हो रहे हैं, इन सब चीज़ों पे चर्चा होगी। तो मूल विषय पे जाने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। ये हालांकि अंग्रेजी से लिया गया है। मान लीजिए आप क्लास में जाते हैं, तो कभी आपने सोचा होगा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, अगर उनका हमें रिकॉर्ड पता चल जाए कि वो जो भाषा बोल रहे हैं उसमें भाषा की कितनी फ्रीक्वेंसी है, कौन से शब्द का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, और किस तरह जो के शब्द उनकी जो फ्रीक्वेंसी है, यानी कि उनकी बारंबारता है, बहुत ज़्यादा हो रही है, तो उसको हम कैसे करेंगे। एक प्रश्न यही आता है कि आप इन प्रश्नों को कैसे जानेंगे कि विद्यार्थी अपने लेखन में किन शब्दों का ज़्यादा प्रयोग करता है, उसके लेखन में सबसे ज़्यादा प्रयोग किए जाने वाले शब्दों की संख्या कितनी है, और अपने लेखन में और शब्दों का प्रयोग कैसे करता है। मतलब उसकी राइटिंग अगर से जानना हो तो कैसे करेंगे। ये आपके सामने प्रश्न है, इसका मैंने समाधान करने का कोशिश किया है कि विद्यार्थियों का हम क्या करेंगे। जनरली हम मैनुअल डेटा लेंगे उनका, फिर उनके शब्दों की संख्या को गिनेंगे उस डेटा से, फिर उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, बारंबारता है, उसकी गणना करेंगे। तो ये चीज़ें हम करने में बहुत श्रम साध्य है अगर मैनुअली बात करें तो। अगर हम व्यक्तिगत तौर पे करते हैं या मानव द्वारा किया जाता है तो उसमें ज़्यादा समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। लेकिन अगर इसकी आवश्यकता क्यों हुई, अगर हम इसकी चर्चा करें तो एक जो प्रश्न आता है कि प्रौद्योगिकी का मूल काम क्या है। अगर आप लोग थोड़ा बहुत इंटरेक्ट होना चाहें तो मैं सिर्फ एक प्रश्न आपसे करूंगा, मतलब अगर चाहें तो आप जवाब दें, नहीं तो मैं फिर जवाब दूंगा। थोड़ा इंटरेक्शन हो, ज़्यादातर मतलब मुझे लगता है काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं।
तो पहला जो प्रश्न यही आता है कि हम प्रौद्योगिकी सीखें क्यों, प्रौद्योगिकी हमारे किस काम आता है। आप में से कोई एक प्रश्न दे सकते हैं। काफ़ी मतलब कई लोग अच्छे हैं जो जुड़े हुए हैं काफ़ी दिनों से। मुझे लगा कि लगभग 89 क्लास हो चुका है प्रौद्योगिकी पे और ये 90वां क्लास है। तो ये बहुत अच्छा है कि आप लोग काफ़ी लोग जुड़े हैं इससे और काफ़ी कुछ इस पे चर्चा हो चुकी है। तो एक मूल प्रश्न यही आता है कि हम प्रौद्योगिकी से जुड़े क्यों, उसकी आवश्यकता क्यों है। एक लाइन में अगर आप जवाब देना चाहें तो एक आप लोगों में से कोई दे सकते हैं। ओम प्रकाश जी बोलिए। इसलिए पढ़ते हैं किसी कार्य को तीव्रता प्रदान करने के लिए। बहुत अच्छी बात है। और एक बात आपने बहुत अच्छी कही, काम को हम तीव्र गति से करने के लिए करते हैं। और तीव्र गति काम करने से क्या होता है, हमारा श्रम और समय दोनों बचता है। तो मेन जो उद्देश्य है टेक्नोलॉजी का कि वो श्रम आपका बचे, समय भी बचे और काम तेजी से हो। जब काम तेजी से होगा तो ऑब्वियसली जो है समय और आपका श्रम दोनों बचेगा। तो ये मेन उद्देश्य है प्रौद्योगिकी का। तो जैसे ये इससे रिलेटेड प्रश्न था कि अगर हम इस तरह का डेटा करना चाहें विद्यार्थी से तो क्या करेंगे। उनसे डेटा हम मैन्युअली लेंगे, फिर उसको कैलकुलेट करेंगे। एक शिक्षक को एक दिन लग जाएगा उनके 1-2 दिन उनके मूल्यांकन में। लेकिन वही चीज़ हम तुरंत हम गूगल फॉर्म उनको दे दें, उनके मोबाइल सबके पास है, वो वहाँ से भर दें, वो तुरंत डेटा आ जाएगा। तुरंत हम एनालिसिस करके 1 घंटे के अंदर वो सारे डेटा को एक्सेस करके हम उनका मूल्यांकन कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी कार्पस की। तो आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया समझ में आ गया होगा कि कार्पस की आवश्यकता क्यों है आज के परिवेश में भी, और जो जब से शुरू हुआ, खासकर जब कंप्यूटर आया। कंप्यूटर से पहले ऐसे ही होता था। ये हम कंप्यूटर के पहले की फेज की बात कर रहे हैं कि जब शिक्षक जाते थे क्लास में, उनसे डेटा लेते थे, उस डेटा के आधार पे हम वो उनका मूल्यांकन करते थे। लेकिन अभी जो कॉन्सेप्ट देखा गया कि जब कंप्यूटर आया, जो खासकर 1950 के बाद जब कंप्यूटर आया, तो ये सब सारे जो कैलकुलेशन पहले इससे होते थे अब आपके कंप्यूटर से होने लगे। हाँ, दूसरा प्रश्न है कि कार्पस क्या है। कितने लोगों ने इसके बारे में सुना है? बस हाँ और ना कह दीजिए, या फिर इसमें हैंड रेज का भी अगर ऑप्शन हो तो उसमें भी आप कर सकते हैं। तो मुझे लगता है लगभग सब लोग सुने होंगे। कार्पस कोई नया विषय नहीं है भारत में, क्योंकि भारत में 1995 से ही शुरू हो गया था कार्पस क्रिएशन, और विदेशों में तो खैर 1960 से ही हुआ था। तो अगर हम देखा थोड़ा सा रेफरेंस अगर लें हम, तो डेविड क्रिस्टल की जो परिभाषा है, ये भाषाई डाटा जो है, डेटा भी कहते हैं, डाटा हिंदी में डाटा भी कहते हैं, ये लिखित पाठ या रिकॉर्ड की गई बातचीत से का जो है प्रतिलेखन है, उसको हम राइट करते हैं किसी डिजिटल फॉर्म में। एक विशाल संग्रह है जिसका उपयोग क्या है, भाषाई विवरण के शुरुआती बिंदु के रूप में या भाषा के बारे में जो परिकल्पनाएं हैं उसको सत्यापित करने के लिए किया जाता है। कि किसी की भाषा के बारे में जानना है, उसकी परिकल्पना है, तो वो डेटा सबसे महत्वपूर्ण जो है डेटा हो जाता है उसके लिए। आपको पता भी होगा कि जो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आप जो फेसबुक के जो मालिक हैं, तो वो उन्होंने क्या कहा था कि अगला विश्व युद्ध जो है वो डेटा पे ही होगा, हो सकता है। तो डेटा आजकल के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो किसी भी क्षेत्र में हो। तो इस तरह से उस पर काम किया जाता है। लेकिन जब आधुनिक संदर्भ में इसकी बात आती है, डेविड क्रिस्टल इससे पहले ही बात करते हैं, 1995 में इन्होंने इस तरह का परिभाषा दिया। लेकिन और भी अगर टेक्निकली तौर पे देखा जाए तो कार्पस क्या है, मुख्य रूप से जो मशीन रीडेबल जिसको कहते हैं, यानी मशीन पठनीय रूप में उपलब्ध क्या है, प्रामाणिक ग्रंथों का संग्रह है। यानी यह डिजिटल डेटाबेस के रूप में होता है ताकि कंप्यूटर द्वारा इसका विश्लेषण किया जा सके। तो मेन उद्देश्य जब कार्पस शब्द आया तो उसका उद्देश्य यही था कि कंप्यूटर बेस्ड होना चाहिए। वो कंप्यूटर उसको एनालिसिस कर ले, यानी हम ऐसा डेटा क्रिएट करें अपनी भाषाओं के कि वह कंप्यूटर एनालिसिस के योग्य बन सके, उसको कंप्यूटर में संसाधित या प्रोसेस किया जा सके। बहुत ही अच्छे विद्वान, बड़े विद्वान हैं जो कार्पस लिंग्विस्टिक्स के, जॉन सिनक्लेयर जिन नाम है, उन्होंने 1996 में कार्पस को लेके जो परिभाषा दी, उन्होंने कहा था
कि कार्पस भाषा के टुकड़ों का संग्रह है जिन्हें स्पष्ट भाषाई मापदंडों के अनुसार चुना और व्यवस्थित किया जाता है ताकि वह किसी भाषा या भाषा विशिष्ट या उसके प्रकार के जो सैंपल प्रतिनिधि नमूने के तौर पे कार्य कर सके। तो इस तरह से आप देखते हैं कि जो है बेसिकली जो कार्पस क्या है कि कोई ये आर्बिट्री टेक्स्ट नहीं है, एक फिजिकल टेक्स्ट है जो किसी डिजिटल फॉर्म में संरचित किया जाता है और किसी विशेष उद्देश्य से। और भी थोड़ा डिटेल में जाए कार्पस को, अगर कुछ विद्वानों ने उसके एब्रिविएशन की बात की, यानी उसके जो शब्द संक्षेप को लेकर उस पर चर्चा किया कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर एक एक शब्द को अक्षरों को लिया जाए तो सी फॉर कंप्यूटेबल यानी मानव और मशीन दोनों के लिए अनुकूल हो, ऑपरेशनल हो, अनुसंधान और अनुप्रयोग में क्रियाशील हो, रिप्रेजेंटेटिव हो, भाषा या उसकी विविधता का प्रतिनिधि करता हो, क्योंकि भाषा में क्या क्या विविधता है वो सारी चीज़ें उसमें दिखे, प्रोसेसेबल हो यानी कि वो प्रोसेसिंग कर सके मशीन द्वारा, और अनलिमिटेड हो, डेटा जो है जितना बड़ा रहेगा डेटा का साइज उतना ही हमारा रिजल्ट अच्छा आता है, और सिस्टमेटिक हो। उसका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि डेटा तो सबके पास है लेकिन उसको सिस्टमेटिकली हम कैसे अरेंज करें, ये हम कह सकते हैं। आप संक्षेप में देख सकते हैं कि कार्पस बेसिकली जो वास्तविक दुनिया की भाषा का एक वैज्ञानिक रूप से संकलित डिजिटल भंडार है। तो आप इस तरह से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं, जो भाषा के शोध, शिक्षण और अनुवाद जैसे कार्यों के को आधार प्रदान करता है। इस बात पे आप ध्यान दीजिएगा कि यह आधार प्रदान करता है कि शोध के लिए। हमारे देश में अभी भी समस्या है कि हम लोग डेटा को लेके नहीं काम करते हैं। दो तरह की धारणा है। जो इंडियन फिलॉसफी ये कहती है कि जो रियलिटी कहाँ है, शोध का मतलब मूल उद्देश्य कहाँ होता है कि रियलिटी को चेक करना। तो इंडियन फिलॉसफी कहती है कि जो रियलिटी है वो मनुष्य के मस्तिष्क में होती है, इमेजिनेशन में होती है। लेकिन जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो कहती है कि जो रियलिटी है वो कॉन्क्रीट में है। एक ऑब्स्ट्रैक्ट, इंडियन फिलॉसफी ऑब्स्ट्रैक्ट को मानता है और जो वेस्टर्न फिलॉसफी है वो कॉन्क्रीट मानता है, मतलब ऑब्जेक्ट में मानता है। इसीलिए वहाँ जब ऑब्जेक्टिव स्टडी की बात करेंगे तो वहाँ पहले शुरू हुई। यहाँ हम लोग ज़्यादातर चीज़ों को सब्जेक्टिवली लेते हैं। तो इसीलिए भाषा विज्ञान जैसे विषय की बात आई, जब टेक्नोलॉजी की बात आती है तो उसमें भी ये प्रश्न आता है कि भाषा विज्ञान है कि कला है। तो इसको लेके हम इस तरह के काम कर सकते हैं। हाँ, ये इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी, लेकिन अगर आप संक्षेप में चाहें तो इसकी शुरुआत कब हुई थी कि नहीं। प्रथम जो वर्गीकरण जो डिजिटल कार्पस बना वो अंग्रेजी भाषा में बना, जिसका निर्माण 1960 में ब्राउन विश्वविद्यालय, जो अमेरिका में कार्यरत भाषाविद जो थे हेनरी कुसेरा एवं डब्ल्यू नेल्सन फ्रांसिस द्वारा किया गया। फ्रांसिस द्वारा यह यूजीसी नेट में भी कभी क्वेश्चन पूछता है कि प्रथम जो है कार्पस का निर्माण कहाँ किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। तो ये मतलब फैक्चुअल डेटा है, तो आप इसको तो कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। और हमारे साथी जो मित्र हैं धनजी प्रसाद और हम लोगों ने मिलकर एक पुस्तक भी लिखी है, कार्पस नाम से पुस्तक भी है, कार्पस भाषा विज्ञान। आप चाहे तो उसको रेफर कर सकते हैं। हालांकि मतलब अभी आउट ऑफ प्रिंट होगा या फिर किसी अगर कहीं से मिले तो आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा जो है कार्पस जो अंग्रेजी में जो बना कि ये इनकी 5000 निदर्शनों का संकलित किया गया। इसमें निदर्शन का मतलब सैंपल, तो 5000 जो है निदर्शन इसमें संकलित किए गए और जिसमें लगभग 10 लाख शब्द हैं। तो ब्राउन कार्पस ब्राउन विश्वविद्यालय द्वारा बनाया गया, जिसमें इतने सारे शब्द हैं। इसके अलावा जो लैंकेस्टर, ओस्लो, बर्गेन कार्पस, बैंक ऑफ इंग्लिश कार्पस, ब्रिटिश नेशनल कार्पस, लंदन लुंड कार्पस आदि अंग्रेजी भाषा के प्रमुख कार्पस हैं। ये आप चाहें तो सभी ऑनलाइन अवेलेबल हैं, आप इनको देख सकते हैं। भारत की अगर जहाँ तक बात करें तो भारत में इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी, जिसमें भारत सरकार के जो अभियांत्रिकी विभाग की जो परियोजना थी उसमें उन्होंने भारतीय भाषाओं में तकनीकी विकास के अंतर्गत कार्पस निर्माण शुरू किया। यह परियोजना शुरू हुआ था 1995 में
और इसके अंतर्गत जो है अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, मराठी, गुजराती, तमिल आदि भारतीय भाषाओं के कार्पस के निर्माण किए गए। शायद आप लोगों को पता होगा कि इतनी सारी भाषाओं, लगभग ज़्यादातर भाषाओं के कार्पस बन भी रहे हैं, और इन सारी भाषाओं के कार्पस हमें 1995 में ही बनना शुरू हो गया था। इसके अलावा CIL मैसूर में भी हिंदी का कार्पस अलग से बना हुआ है। उसमें IIT हैदराबाद, इसने भी एक कार्पस निर्माण किया है। तो ये सब आप एक्सेस कर सकते हैं। हाँ, एक जो सर्वप्रथम जो कोल्हापुर कार्पस का जो निर्माण किया गया था शिवाजी विश्वविद्यालय में, उनका काम था कि अंग्रेजी यानी भारतीय अंग्रेजी को लेकर अलग से उन्होंने कार्पस बनाया था। तो ये कुछ इंफॉर्मेटिव बातें हैं। बीच बीच में अगर आपका कोई प्रश्न हो तो आप प्रश्न कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें, इसमें प्रामाणिकता होनी चाहिए। सबसे जरूरी क्या है, डेटा हमारा जितना प्रामाणिक होगा उतना ही हमारा रिजल्ट अच्छा आएगा। और ऐसे डेटा हम लें, ऐसा डेटा लें जो प्रतिनिधित्व उसमें हो, यानी उसमें विविधता, सटीक नमूना, ये सब सारी चीजें होनी चाहिए। उसकी मात्रा कितनी होनी चाहिए, भाषाई डेटा जो है इस रूप में हो। उसका संतुलन भी होना चाहिए कि वो सिर्फ एक ही क्षेत्र से ना हो, वो विज्ञान, साहित्य, इंजीनियरिंग, सोशल मीडिया, विभिन्न क्षेत्रों से वो डेटा उसमें संग्रहित हो। उसकी सत्यापनीयता होनी चाहिए कि हम जो भी उसका हम ऑब्जर्वेशन करें, एम्पिरिकल स्टडी होनी चाहिए उसका, कि वो चीज़ हम जो डेटा ले रहे हैं वो फैक्ट में है, रियल डेटा है, उसमें यूज में है कि नहीं है। तो वो सारी चीज़ें हमें देखनी होगी। और वो रिट्राइवल है, यानी पुनर्प्राप्ति और उसकी उपयोगिता, ये सारी चीज़ें हो। और उसमें सरलता हो, यानी कि जो सरल एवं जो विश्वसनीय पाठ का हमें चुनाव करना है। तो ये सारी चीज़ें इसमें इंक्लूड होती हैं। इसके अलावा कार्पस का जो वर्गीकरण है, यानी कि जो हम उसका वर्गीकरण, उसके प्रकार कैसे निर्धारित करें। जब भी आप कोई कार्पस बनाने जाते हैं तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, उस कार्पस का हम चुनाव, किस प्रकार के कार्पस का चुनाव करें। तो कभी भी आप वर्गीकरण करें, कभी भी आप शोध में, चाहे अपने लेखन में, तो कहीं न कहीं आधार एक होना चाहिए, किस आधार पे हम वर्गीकरण कर रहे हैं। तो अगर वर्गीकरण की बात करें तो जो अलग अलग आधारों पे हम उसका वर्गीकरण करते हैं, यानी कि उसका वर्गीकरण उसके प्रकृति पे, भाषा, उद्देश्य आदि के आधार पे किया जा सकता है। अब जैसे मान लीजिए कि उसकी प्रकृति के आधार पे अगर हम वर्गीकरण करें, तो प्रकृति के आधार पे वर्गीकरण करने के लिए 3 तरह का हो सकता है, एक लिखित, वाचित और मिश्रित कार्पस। 3 तरह का हम वर्गीकरण इसमें कर सकते हैं। आपको पता है लिखित का मतलब जो रिटन टेक्स्ट है। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे सैंपल दिखाऊंगा कि कैसे वो लिखित तौर पे हम डेटा कलेक्ट करते हैं। हाँ, वाचित कार्पस अभी इसका बहुत ज़्यादा ट्रेंड है। जो भी ASR सिस्टम बन रहे हैं, जो ऑटोमेटिक स्पीच कलेक्ट करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका एनोटेशन करते हैं। बहुत सारे एनोटेशन टूल हैं और उसकी हम डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग जो बोलते हैं, उसके जरिए हम उसको। हेलो, हाँ, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ, डिस्कनेक्ट हो गया था। ओह, बैटरी डाउन। ठीक है, मैंने चार्जर कनेक्ट कर दिया है। स्क्रीन शेयर हो रहा है? अभी नहीं सर। ओके, हाँ। तो हम चर्चा कर रहे थे कार्पस के प्रकार। तो पहला जो आधार है, उसकी प्रकृति के आधार पे 3 प्रकार हो सकते हैं, लिखित कार्पस, वाचित कार्पस और मिश्रित कार्पस। उसी तरह से भाषा के आधार पे एक भाषिक, द्विभाषिक या बहुभाषिक, इस तरह के हम कार्पस का निर्माण कर सकते हैं। जी, सबसे जो महत्वपूर्ण जो प्रकार है इसका, वो है एनोटेशन के आधार पे। जब भाषा विज्ञान रिसर्च की बात करते हैं तो सबसे जरूरी होता है एनोटेशन। कि एनोटेशन के आधार पे 2 प्रकार होंगे। हाँ, एक जो प्रकार अभी छूट गया है, विभिन्न उद्देश्य हेतु प्रयोग के लिए आप किस तरह से कार्पस कलेक्ट करें। एक तो साधारण कार्पस, जिसका उदाहरण अभी हम बताएंगे कि किस तरह से साधारण कार्पस बढ़ते हैं, और विशिष्ट कार्पस। विशिष्ट कार्पस मान लीजिए हम विदेशी भाषा शिक्षण में हैं, तो यहाँ पे जो विद्यार्थी आते हैं वो
किस तरह का मतलब उनकी प्रॉब्लम होती है, यानी कि लैंग्वेज को लेके, साउंड को लेके, स्पीच को लेके, और उसमें राइटिंग में जो उनका स्क्रिप्ट को लेके क्या प्रॉब्लम आती है, तो उससे रिलेटेड हम इस पे विशिष्ट कार्पस बना सकते हैं। और तुलनात्मक कार्पस भी उसी तरह से बना सकते हैं कि उनकी भाषा में और हमारी भाषा में क्या समानता है, क्या असमानता है, उसके आधार पे हम डुअल कार्पस बना के उसको कंपैरेटिव स्टडी कर सकते हैं। पैरेलल कार्पस होता है। पैरेलल कार्पस ज़्यादातर जो है, जो एआई सिस्टम या मशीन ट्रांसलेशन सिस्टम है उसके डेवलपमेंट के लिए। आपको पता होगा कि जो गूगल का ट्रांसलेशन सिस्टम है वो पैरेलल कार्पस पे ही काम करता है, जो समानांतर कार्पस है। लर्नर कार्पस होता है, यानी कि कोई लैंग्वेज लर्निंग है या कोई लैंग्वेज सीख रहा है, उसके लिए हम कार्पस क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे अंदर में रिसर्च कर रहे हैं, तो वो हिंदी के जो क्रियाएं हैं, हिंदी की क्रियाएं हैं, उसके कितने फॉर्म हो सकते हैं। मान लीजिए हिंदी शब्द है जाना क्रिया है। अब जाना क्रिया के कितने फॉर्म हो सकते हैं कि जा, जाना, जाइए, जाओ, जाएंगे, जाऊंगा, जा रहे हैं, जाएंगे, तो कितने फॉर्म बन रहे हैं, उतने उसके वेरिएशन हो जाएंगे। अब एक लर्नर के लिए बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, क्रिया एक ही है और वो है उस तरह से उसमें इतने वेरिएशन है। तो इस तरह का हम लर्नर्स कार्पस क्रिएट कर सकते हैं कि एक शब्द के कितने फॉर्म बन सकते हैं। तकरीबन 12 से 16 फॉर्म देखे गए हैं अगर मॉर्फोलॉजिकली दृष्टिकोण से देखा जाए, और उतने उसके ग्रामेटिकल इंफॉर्मेशन उसके साथ जुड़ जाते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण पक्ष हो जाता है। अगर आप लर्नर कार्पस बनाना चाहें तो इस तरह के कार्पस बना सकते हैं। मॉनिटर कार्पस में हम जनरली जो है कोई रिसर्च है या कोई आपने कोई सर्वे किया है, उसके लिए हम कार्पस के आधार पे जो टूल्स है उसका एनालिसिस हम कर सकते हैं। लेकिन सबसे जरूरी ये सब कार्पस बनाने के लिए आप लिंग्विस्टिक बैकग्राउंड पे जो काम करना होता है, दो तरह के कार्पस होते हैं, एनोटेटेड और अनएनोटेटेड। एनोटेशन का अर्थ यह है कि जो भाषिक जो गतिविधियां हैं, अब जैसे शब्द वर्ग, व्याकरणिक कोटि। एक छोटा सा प्रश्न है कि अक्सर हम क्लास में जाते हैं और कंफ्यूजन हो जाता है लोगों को कि शब्द वर्ग और व्याकरणिक कोटि में अंतर क्या है। कोई आप में से बता सकते हैं, खासकर जो शोधार्थी हैं, आप लोग इन्वॉल्व होइए। कहने का मतलब ये बहुत बड़ा भाषा को लेके प्रश्न आता है कि शब्द वर्ग क्या है और व्याकरणिक कोटि है, दोनों में अंतर क्या है। उदाहरण यहाँ दिया हुआ है, लेकिन अंतर बताना हो तो हम कैसे बताएं, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज जरूरी है कोई भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करने के पहले। अगर खासकर भाषा के क्षेत्र में आपको पता है कि आईआईटी हो चाहे कोई भी टेक्निकल इंस्टीट्यूट हो, वहाँ पे लिंग्विस्ट को इसीलिए रखा जाता है कि वो भाषाई जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सके। तो बेसिकली जो शब्द वर्ग होते हैं, आप देख रहे हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, अव्यय, यानी कि जो पीओएस कैटेगरी जो इसको बोलते हैं, और ये व्याकरणिक कोटि को ग्रामेटिकल कैटेगरी। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए जाना है तो गया है। अब गया शब्द में गया का शब्द वर्ग क्या है? क्रिया है, लेकिन उसकी व्याकरणिक कोटि उसमें क्या दिख रही है? कोई बता सकते हैं? तो गया में क्या है? काल है, यानी पास्ट टेंस हो गया। उसमें वचन भी है, एक वचन है, एक वचन, और तो दो उसमें सूचनाएं जुड़ी हुई हैं। अब एक ही शब्द में दो वो व्याकरणिक सूचना दे रहा है। यही हम जब भी हम सिखाते हैं, कोई भाषा सीखते हैं, तो जनरली यही हमसे दिक्कत होती है कि उसमें जो व्याकरणिक जो सूचनाएं हैं उसको हम पहचान नहीं पाते। इसीलिए जब कभी विदेशी से बात करेंगे तो वो जब बात करते हैं तो वो बहुत सारी इस तरह की गलतियां करते हैं। वो समझ नहीं पाते हैं कि इस दोनों रूपों में इसकी किस तरह की इंफॉर्मेशन है। तो वो सारी चीज़ें आप उसको एनोटेट करना पड़ता है। एनोटेट का मतलब वो कॉर्पस के साथ हम उसमें टैगिंग करते हैं। उसके लिए टैग सेट बनाना पड़ता है। वो एक मतलब अलग ही विषय है। पीओएस टैगिंग का एक अलग से ही मतलब हम उस पर चर्चा कर सकते हैं प्रैक्टिकली, और उसमें
तो एक अलग विषय हो जाएगा। लेकिन अभी जानकारी के लिए एनोटेटेड में हम 2 तरह का एनोटेशन ज्यादातर करते हैं। इसी से ऊपर जो सेंटेंस लेवल पे होता है जिसको बोलते हैं पार्सिंग, और रूप वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसको बोलते हैं। अब जैसे लड़का शब्द है तो लड़का, लड़के, लड़कों, ये अलग अलग रूप होते हैं। जैसे लड़की है तो लड़की का लड़कियां हो गया, लड़कियों हो गया। तो ये उसके अलग अलग मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म चेंज होते रहते हैं, जिससे उसकी व्याकरणिक सूचनाएं बदल जाती हैं। लड़की हो का मतलब एक वचन है, लड़कियां हो गया तो बहुवचन है। तो वो व्याकरणिक सूचना और जो उसका शब्द वर्ग दोनों एक साथ शब्द के साथ जुड़े रहते हैं। सिर्फ शब्दकोश में क्या होता है, इस शब्दकोश में ज्यादातर सिर्फ उसका पीओएस कैटेगरी दिया रहता है। मान लीजिए आप लड़का बोल देंगे तो लड़का का पीओएस कैटेगरी दे दिया गया है कि ये संज्ञा है। लेकिन उसके और भी क्या फॉर्म हो सकते हैं, वो सारी सूचनाएं जो है हमें कोश में नहीं मिलता, जो भाषा वैज्ञानिक अध्ययन से आता है। इसके लिए अलग से हम कार्पस क्रिएट कर सकते हैं। एक छोटा सा प्रश्न है। जी जी बताएं। ये जो किस कैटेगरी में, ये जानना है कि किस कैटेगरी में लिया जाएगा। जैसे हम बोलने के लिए बोलते हैं ना, लड़का पढ़ता है या लड़की पढ़ती है, तो ये तो एक वचन की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। जैसा अभी आपने कुछ बताया इसमें, तो अभी अचानक से ये प्रश्न आया दिमाग में। तो अभी यहाँ पे हम बहुवचन की कैटेगरी में 2 चीजें हम ले लेते हैं, लड़कियां पढ़ती हैं, ठीक है, और दूसरा लड़कियों को कुछ दीजिए। इसी प्रकार लड़कों को कुछ दीजिए और लड़के पढ़ते हैं। तो ये जो दोनों तो आए तो बहुवचन की कैटेगरी में, पर ये किस रूप या प्रारूप में इनको लिया जाएगा यदि हम लिंग्विस्टिक की कैटेगरी के आधार पर कैटेगराइज करें तो? जी जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। क्योंकि देखिए वो लड़का जो होता है और लड़के होता है, इसमें क्या अंतर आ गया, वही बात आई, केस का अंतर आ गया। लड़का देखिए एक सिंगुलर डायरेक्ट होता है और एक सिंगुलर ऑब्लिक होता है। ये तिर्यक रूप है। लड़का भी एक वचन है, लड़के भी एक वचन है, लेकिन वो तिर्यक रूप हो गया। शायद तिर्यक रूप में आपको पता होगा कि वो ऑब्लिक फॉर्म, जब उसमें ऑब्जेक्ट आ जाएगा उस वाक्य में, आप कभी वाक्य में प्रयोग करके देखिए, लड़का गया बोलेंगे, लड़के गए होगा, तो वो बहुवचन में आ जाएगा। तो बहुवचन रूप तो है लेकिन वो तिर्यक रूप। और वहीं पर बोले लड़कों जाओ। लड़कों जाओ, तो लड़कों क्या है, ये प्लूरल हो गया। ये तो 3 फॉर्म होता है, एक सिंगुलर डायरेक्ट होता है, सिंगुलर ऑब्लिक होता है। मैं उसके मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस में नहीं जा रहा था, अच्छा हुआ आपने प्रश्न कर दिया। किसी भी शब्द का एक सिंगुलर डायरेक्ट होगा, एक प्लूरल डायरेक्ट होगा, एक सिंगुलर और ऑब्लिक डायरेक्ट होगा, यानी कि उसका ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक फॉर्म होता है हर शब्द का। तो इसीलिए उसके 3 रूप बनते हैं अलग अलग। जी तो ये बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। अगर आप उसका जब मॉर्फोलॉजिकल एनालिसिस करेंगे तो इसीलिए लड़का होता है, लड़की भी होता है, लड़कियां, यहाँ तो ठीक है, लेकिन लड़कियां नहीं होता है, आपने देखा होगा। तो वहां पे लड़कियों होता है, वो फॉर्म सबके साथ बनेगा, वो जो फॉर्म है वो सबके साथ बनेगा। लेकिन जो लड़के वाला जो फॉर्म है, बोलते हैं ना, ए लड़के इधर आओ, तो जब ऑब्लिक फॉर्म बन गया, अब ए लड़के जो है एक वचन भी हो सकता है, बहुवचन भी हो सकता है। इसलिए उसको ऑब्लिक सिंगुलर डायरेक्ट भी बोलते हैं, सिंगुलर ऑब्लिक भी, मतलब ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। जब उसके मॉर्फोलॉजिकल विश्लेषण करेंगे तो उसमें वो चीज आएगी। तो ये दोनों चीजें महत्वपूर्ण हैं कि आप सिर्फ शब्द वर्ग न जाने, उसका जो है व्याकरणिक कोटि, ग्रामेटिकल कैटेगरी के बारे में भी हमें डिस्कस करनी चाहिए। ये सभी भाषाओं में है, ये नहीं कह रहा हूं कि सिर्फ हिंदी में है, ये सभी भाषाओं में है। दूसरा जो है अनएनोटेटेड कार्पस। मान लीजिए हमें सिर्फ वर्ड काउंट देखना है, उसका जो है संदर्भ देखना है, यानी कि शब्द के आगे पीछे क्या शब्द आया है वो काउंट करना है। तो उस तरह के उपयोग के लिए हमें अनएनोटेटेड कार्पस की आवश्यकता होती है। उसमें केवल शब्दों और वाक्यों की सूची दी जाती है, यानी इसमें संकलित जो पाठ है, पाठ में क्या है, भाषा वैज्ञानिक सूचनाएं नहीं दी जाती है।
जैसे TDIL का कार्पस है, TDIL जो आपको जान ही रहे, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो फॉर इंडियन लैंग्वेजेस करके है, तो उन्होंने भी कार्पस बनाया हुआ है। तो सिर्फ वाक्यों की या शब्दों की सूची है इसमें, जिसमें एनोटेशन नहीं है। इसका उपयोग हम कैसे करते हैं? उसका उपयोग हम ऐसे करते हैं कि मान लीजिए कोई शब्द है, मान लीजिए शब्द है चलना, तो चलना शब्द से हम उस शब्द जहां प्रयोग हुआ है वाक्य में, उससे दो तीन शब्द पहले या उससे एक शब्द बाद, इस तरह के हम सर्च करना चाहें, जिसको हम बोलते हैं संदर्भ आधारित, अंग्रेजी में कॉन्कॉर्डेंस बोलते हैं। तो उसके संदर्भ आधार पे हम देखें कि उसके आगे पीछे किस तरह के शब्दों की संख्या आ रही है, उसके आधार पे हम उसका विश्लेषण करते हैं। अब जैसे मान लीजिए संयुक्त क्रिया है, वह चलते चलते गिर गया, या इस तरह से रीडुप्लिकेटिव फॉर्म है, तो इस तरह का हम फॉर्म उसमें देख सकते हैं कि क्या क्या फॉर्म उसमें बन सकते हैं। तो ये सारी सूचनाएं जो है हम अनएनोटेटेड जो कार्पस है, जिसमें प्योर टैग की सूचना नहीं होती है, बस लिस्टिंग होती है शब्दों की, वाक्यों की। ये अवेलेबल है TDIL का जो कार्पस है, आप उनको मेल करके आप कोई रिसर्च करना चाह रहे हैं तो वहां से मंगा सकते हैं, इसके जरिए हम इसको जान सकते हैं। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें चर्चा हो गई है कि जो कार्पस की उपयोगिता क्या है। मुझे लगता है अभी तक डिस्कशन से कई सारी उपयोगिताएं समझ में आ गई होंगी कि क्यों जरूरी है। अभी जैसे LLM की बात चल रही है, यानी कि लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स की बात है, यानी बड़े भाषा मॉडल, हिंदी में हमने किया है उसको, हालांकि बहुत सही नहीं है लेकिन फिर भी समझने के लिए। तो इसके लिए हम बहुत यूज को कहते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब सेंटेंस वाले कार्पस की जरूरत होती है। अभी आप लोग को पता होगा कि जितनी भी कंपनियां हैं, अभी सुनने में आया था कि जो वाणी प्रकाशन है उन्होंने भी अपना डेटा, बहुत सारा डेटा जो है कंपनी को बेच दिया, वो सारी किताबें बेच दिए, वो सारा अपना डेटा में, उनके पास इतना स्मार्ट टूल है कि वो स्कैन कर लेते हैं सारी चीज़ों को और सॉफ्ट कॉपी में ऑटोमेटिक कन्वर्ट कर दे रहे हैं। अभी हमारे पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है जो उसके हिसाब से करें, लेकिन फिर भी हम मैनुअल लेवल पे या फिर जो हमारे पास डेटा उपलब्ध है उसके आधार पे हम अपना रिसर्च कर सकते हैं और करते भी हैं। इसके अलावा जो है मशीनी अनुवाद में जो समानांतर कार्पस की हमने बात की थी, जो गूगल ट्रांसलेशन जो यूज करता है, तो उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं संदर्भ की समझ के लिए कि एक भाषा, एक शब्द है। तो अभी आप जैसे जेमिनाई वगैरह है, अब एक प्रश्न ये आता है कि हमारे AI सर्च आ गए हैं, इतने आने के बाद भी कार्पस की जरूरत क्या है? तो अगर वो सिर्फ आपको सूचना दे रहा है, अब जैसे मान लीजिए मैं कोई मुहावरा सर्च किया, तो मुहावरा किस ग्रंथ में है, किसके द्वारा लिखी गई है, वो सारी सूचनाएं तो वो दे देगा, लेकिन उसको लेके क्या क्या और भी जगहों पे उसका उपयोग कहाँ है, और भी जगहों पे संदर्भों में कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, वो उसके लिए वो समस्या क्रिएट करेगा। जैसे मान लीजिए सिंपल सा शब्द है बैंक, अब बैंक का जो अलग अलग संदर्भ है, अब बैंक वाला कमर्शियल क्षेत्र की बात कर रहे हैं, किस डोमेन की बात कर रहे हैं कि आप नेचुरल जो सेलेस्टियल जो क्षेत्र है, कोस्टल एरिया, वहाँ की बात कर रहे हैं, नदी के किनारे की बात कर रहे हैं कि समुद्र के किनारे की, कि बैंक जो कमर्शियल है, तो वो सारा संदर्भ देखते हैं, उसके आधार पे हम उसकी उपयोगिता देख सकते हैं। टेक्स्ट प्रोसेसिंग जो आजकल का जो बहुत ही अहम मुद्दा है, अब जैसे मान लीजिए डेटा क्लीनिंग है, तो डाटा क्लीनिंग का मतलब क्या है कि जब हम कोई टेक्स्ट देते हैं कंप्यूटर को, तो उसके लिए एक कॉमा, सेमीकोलन, एक डॉट भी क्या है, एक एंट्री है, वो उसको भी प्रोसेस करता है। तो वो सारी जो अनवांटेड जो सिंबल्स है या जो डॉट रह जाते हैं, उसकी हमें क्लीनिंग करनी होती है, वो उसके लिए भी अलग से टूल होते हैं, तो उसके जरिए हम उसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। टोकनाइजेशन कर सकते हैं। टोकन बनाने का मतलब जैसे फ्रेज है, जैसे गांव से आया हुआ लड़का, इतना बड़ा एक फ्रेज है, नाउन फ्रेज है, या फिर चलता हुआ आदमी, या धीरे धीरे चलता हुआ, या कुछ भी इस तरह के जो भी टोकन थोड़े थोड़े बनते हैं, वो भी उसकी करते हैं। स्टेमिंग है, स्टेम होता है, आपको पता है कि जितने भी शब्द हैं
शब्द रूप हैं, जिस शब्द रूप के मिनिमम फॉर्म से जो नए फॉर्म जुड़ते हैं उसको स्टेम कहते हैं। तो स्टेम अलग अलग शब्द के किस तरह से बन रहे हैं, यानी उसका जो रूट फॉर्म है वो कौन सा है, उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करें, वो भी इसके जरिए होता है। टोकनाइजेशन होता है कि 2 बार ये शब्द आ गया है। लेमेंटाइजेशन, लेमा शब्द होता है। लेमा मतलब होता है कि कोई भी शब्द है उसके कितने पॉसिबल रूप हो सकते हैं, वो उसके लिए एक एंट्री के तौर पे होता है, वो लेमा होता है। जो मॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस की हम बात करेंगे शब्द निर्माण की, तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। शब्द भेद टैगिंग है, और ये सेंटिमेंट की बात है, जो भावना का विश्लेषण। शब्द भेद टैगिंग की हम लोग बात कर चुके हैं पहले भी, ये बहुत कॉमन टर्म है। सेंटिमेंट जो एनालिसिस है, यानी कि हम कौन सा शब्द जो बार बार आ रहा है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति लिख रहा है तो किसी के लेखन में ऐसे शब्द बार बार आते हैं, इससे हम समझ सकते हैं कि उस शब्द का उसका कहीं न कहीं उस पर गहरा प्रभाव है, या उसको लेके वो ज़्यादा सेंसिटिव है, तो उस तरह का भी एनालिसिस कर सकते हैं। वाक पहचानक, यानी कि जो स्पीच रिकॉग्निशन की बात करते हैं, तो स्पीच कॉर्पस अगर बनाते हैं तो वहाँ पे स्पीच रिकॉग्निशन हम देख सकते हैं। तो आदि आदि बहुत सारे इसके उपयोग हैं, आप देख सकते हैं। अब जो दूसरा मुद्दा आता है वो है कार्पस निर्माण। अब मान लीजिए आपको कार्पस निर्माण करना है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कि ज़्यादातर ये सैद्धांतिक बातें इसमें हो रही है, लेकिन फिर भी अगर इसमें कुछ चर्चा अगर करनी होगी तो हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिकल भी देखेंगे। तो अगर कार्पस निर्माण की बात करेंगे तो ये कभी भी आप जब कार्पस निर्माण करें तो उसके लिए सबसे जरूरी होता है, एक सामान्य सी बात है कि पूर्व नियोजन होना चाहिए, कि उद्देश्य एवं पाठ के प्रकृति का निर्धारण, कि हम किस तरह के पाठ या किस उद्देश्य से हम कार्पस कलेक्ट कर रहे हैं या कहीं से कार्पस ले रहे हैं, ये हमें ध्यान देना होगा। कार्पस निर्माण के लिए किस प्रविधि या मेथड का हम चुनाव कर रहे हैं, डाटा संकलन किस प्रकार का और किस टूल के द्वारा उसका संकलन किया जाएगा, कार्पस निर्माण में लगने वाले जो अनुमानित समय का चुनाव कितने समय में हो जाएगा, निर्धारित जो समय अवधि में जो आवश्यक मानव संसाधन कितने लगेंगे, उसका भी हमें चुनाव करना होगा। इसके लिए जो आवश्यक सामग्री है, क्योंकि कंप्यूटर पहले ही बताए थे कि ये डिजिटल डेटा का संग्रह है, तो ऑब्वियसली इसके लिए क्या होगा, कंप्यूटर होगा या लैपटॉप होगा, स्मार्टफोन, रिकॉर्डर, वेब टूल आदि, हमें उसका चुनाव करना होगा। तो ये पूर्व जो नियोजित कार्यक्रम है, इसमें ये सारी चीजें इसमें आएंगी। हाँ, दूसरा जो है वो है पाठ स्रोतों का चयन, कि किस तरह के पाठ का हम चयन करें। तो पाठ स्रोतों का चयन हम करेंगे कि वाचिक कार्पस के लिए हम कौन से भौगोलिक क्षेत्र और किन तरह के सूचकों, यानी जो इन्फॉर्मेंट, सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है अगर आप उस तरह का डेटा संकलन करने जाएंगे तो इन्फॉर्मेंट जल्दी डेटा नहीं देते हैं, खासकर जो सुदूर क्षेत्रों में, तो वो हमें ध्यान देना होता है। उनसे वार्ता, उनकी गीत कथा, जिस तरह से डेटा मिले वो सारी चीजें हमें उस रूप में संकलित करना चाहिए। लिखित पाठ के लिए डेटा स्रोत का चयन, जैसे पुस्तकें, पत्रिकाएं, समाचार पत्र, पांडुलिपियां, इसका भी बहुत इसमें जिक्र आया था कि जितनी भी पांडुलिपियां हैं उनको भी डिजिटाइज किया जाए। हस्तलिखित प्राचीन सामग्री आदि, ये सारी चीजें डिजिटाइज हो ताकि उनको प्रोसेस करके उस ज्ञान को हम रख सकें। इसके अलावा जो है पूर्व नियोजन एवं सामग्री स्रोत का चयन, किस सोर्स से हम डेटा ले रहे हैं। अब जैसे मान लीजिए हम किसी से डेटा लेना चाह रहे हैं, अभी जैसे हमारे यहाँ संस्थान में जो भारतीय शिक्षा मंत्रालय से आया था कि आप अपने संस्थान के सारे डेटा को दीजिए। अब लेकिन उस डेटा को हम कैसे दे सकते हैं, उसका एक प्रॉपर पॉलिसी बननी चाहिए, उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए। तो शायद वहीं पे बात वो अटक गई, कुछ डेटा तो गया लेकिन कुछ डेटा नहीं गया। अभी आपको पता होगा कि भारत सरकार की जो है भारतवाणी प्रोजेक्ट है, तो भारतवाणी में भी यही हो रहा है कि जितने अलग अलग संस्थाएं हैं उन सभी संस्थाओं से किताबें ली गई और सबका डिजिटाइज हुआ है। अभी भी आप चाहें तो जो CIL मैसूर की जो वेबसाइट है वहाँ पे भारतवाणी प्रोजेक्ट का है, आप उसमें से बहुत सारी किताबें आप रजिस्टर्ड होके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। संस्थान की बहुत सारी किताबें हैं।
तो वो डिजिटल संग्रह जो है, वो संकलन है, उनको भी हम एज ए कॉर्पस के रूप में चाहें तो यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसकी प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी, उसमें OCR चला के उसको सॉफ्ट कॉपी में बनाना होगा, फिर उसको हम कॉर्पस के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए परमिशन लेना चाहिए। कभी भी आप रिसर्च के लिए कोई काम करें तो प्रॉपर उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए और परमिशन लेना चाहिए। जो एकेडमिक, एक तरह से एकेडमिक जो रिक्वायरमेंट है, यही होता है। तो ये सारी चीजें आप इसमें पूर्व नियोजन में ये चीजें आप कर सकते हैं। तो हाँ, तो पूर्व नियोजन एवं सामग्री स्रोत चयन के बाद आप कार्पस निर्माण कर सकते हैं। इसके लिए, इसके अंतर्गत जो है निम्नलिखित जो चरण है, जैसे सामग्री का संकलन और उपयुक्त टूल का चयन, क्योंकि सारी चीजें अब टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई हैं, तो आपको मैनुअल करने की जरूरत नहीं है। बहुत सारे टूल्स हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ पेड हैं, उसका यूज करके आप कार्पस क्रिएट कर सकते हैं। अब आ गया कार्पस भाषा विज्ञान। तो बेसिकली कार्पस भाषा विज्ञान और कुछ नहीं है। कार्पस भाषा विज्ञान जो है, कार्पस के उपयोग द्वारा भाषा का अध्ययन है। सामान्य भाषा में अगर इसको समझें एक लाइन में, क्योंकि बहुत हमें जटिल परिभाषा नहीं जाननी है, बस एक लाइन की परिभाषा है कि आप कार्पस का उपयोग किसके लिए, जो कार्पस कर रहे हैं, जो कलेक्ट किए हैं, उसका उपयोग करके हम भाषा का अध्ययन करें। और भाषा के अध्ययन अलग अलग तरीक़ों से हो सकते हैं। उसका वर्णनात्मक अध्ययन हो सकता है, उसके भाषा शिक्षण के उद्देश्य से हो सकता है, लैंग्वेज एंड एजुकेशन जो पार्ट है भाषा शिक्षा के रूप में हो सकता है, शब्दकोश के निर्माण के तौर पे हो सकता है, भाषा प्रौद्योगिकी में पता ही है आपको कितने क्षेत्र आते हैं, उन सभी क्षेत्रों के अंतर्गत हम उसके अध्ययन और विश्लेषण के रूप में कर सकते हैं। तो ये एक अहम बात होती है कि भाषा, जो कार्पस भाषा विज्ञान जो है, जब भी हम कार्पस में भाषा, जितने भी भाषाई विश्लेषण या अध्ययन की बात जब करेंगे, तो वो सभी कार्पस भाषा विज्ञान के अंतर्गत आएंगे, अगर आप संक्षेप में इसको जाने तो। अब कार्पस विश्लेषण की बात आती है कि हम उसमें विश्लेषण कैसे करें। तो दो तरह की चीजें इसमें आती है, गुणात्मक एवं मात्रात्मक। तो मात्रात्मक तो बहुत आसान है भाषा विश्लेषण में, कि मान लीजिए किसी कार्पस में कितने, मान लीजिए अंग्रेजी का कार्पस है तो 2 शब्द कितनी बार आया है वो काउंट करके बता देगा। किसी का नाम है तो कितनी बार आया है वो काउंट करके बता देगा। कोई पर्टिकुलर शब्द है वो कितनी बार आया है वो काउंट करके बता देगा। फिर उसका संदर्भ, आगे पीछे किस तरह के शब्द आते हैं, उसकी लिस्टिंग कर देगा। वो सारी चीजें इसमें आपकी आएंगी। लेकिन अगला प्रश्न है गुणात्मक। अब गुणात्मक में मतलब कोई शब्द है, उस शब्द की जो मीनिंग पोटेंशियलिटी क्या है, यानी कि वो किन किन संदर्भों में, किन किन अर्थों में वो प्रयोग हो रहा है और क्यों हो रहा है। ये गुणात्मक शोध का मुख्य उद्देश्य होता है, जो सीधे आपको जोड़ता है कहीं न कहीं इंटेलिजेंस से। तो आपका जो बौद्धिक क्षमता है उससे जुड़ता है, और बहुत सारी चीजें हैं। जब अर्थ की बात जब आती है तो अर्थ का संबंध हमारे मस्तिष्क से होता है, और मस्तिष्क में जो अर्थ, जो विश्लेषण की जो क्षमता होती है, या भाषा के द्वारा जो अर्थ के विश्लेषण की क्षमता होती है, उन सारी चीजों को हम गुणात्मक अध्ययन के अंतर्गत लाते हैं। बहुत सारे उदाहरण आते हैं, जैसे मान लीजिए कुछ मूवी में भी दिखाता है कि एक रोबोट होता है, वो ट्रैफिक सिग्नल में जाता है, फिर वो बोलता है वो रोबोट से कि कट दो, वो जो पुलिस ट्रैफिक होता है, तो वो चाकू से उसके हाथ में कट कर देता है। तो कहीं न कहीं जो एम्बिग्यूटी है, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है कि एम्बिग्यूटी, जो भाषा में संदिग्धार्थक जो शब्द है, उसको हम कैसे हैंडल करें, वो मशीन के लिए अभी कठिन काम है, जो कार्पस विश्लेषण के जरिए हम कर सकते हैं। इसमें कार्पस की टैगिंग, कार्पस एनोटेशन, ट्री बैंक का निर्माण। ट्री बैंक का मतलब होता है कि हम बेसिकली जो पार्स डेटा है, यानी कि जब एनपी का 2 पार्ट होता है, जैसे सेंटेंस का 2 पार्ट होता है, एनपी एंड वीपी, उसमें करते हैं। एनपी में भी आपका क्या एडजेक्टिव आएगा, फिर नाउन आएगा, फिर वीपी में एडवर्ब प्लस
जो क्या बोलते हैं वर्ब, ये सारी चीजें आएंगी। तो इस तरह का जो ट्री बैंक बनाते हैं कि एक सेंटेंस का विश्लेषण करके उसमें क्या क्या पार्ट होते हैं, तो कभी कभी इसको आईसी एनालिसिस भी कभी कहते हैं, इमीडिएट कॉन्स्टिट्यूट एनालिसिस। अब उसमें जो भाषा विज्ञान के जो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है उसमें आपको जाना पड़ेगा, इसलिए भाषाविद को भी रखा जाता है जब भी हम इसका विश्लेषण करते हैं, खासकर जब कार्पस का विश्लेषण करते हैं, कार्पस भाषा विज्ञान में। पार्सिंग जो बोलते हैं पद विच्छेदन, यानी कि हर शब्द में, हर वाक्य में जो भी पद हैं वो एक दूसरे से किस तरह से जुड़े हैं उनका विश्लेषण हम करते हैं। अंत में कार्पस डेमो जो है कि हम इसको लेके हमारा जो सैद्धांतिक समझ क्या होनी चाहिए कि शोध या उद्देश्य जो उसका चयन करेंगे, कार्पस डिजाइन करेंगे और उसमें डेटा का चयन करेंगे, इनकी उसका स्थान, उसकी वेबसाइट, ब्लॉग कहाँ से हम ले रहे हैं। अभी हम बेसिकली हम जो वेबसाइट है ऑनलाइन कार्पस कैसे कलेक्ट करें उसको लेके हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वेब पे बहुत सारे डेटा पड़े हैं। उन डेटा से हमें किसी, मान लीजिए बीबीसी की वेबसाइट है या फिर दैनिक भास्कर की वेबसाइट है, कोई न्यूज़ है, हमें न्यूज़ आर्टिकल पे काम करना है कि न्यूज़ आर्टिकल की भाषा कैसी है, उस पर विश्लेषण करना है, तो उसके लिए कार्पस हम कैसे कलेक्ट करें। तो इसमें 2-3 चीज़ें होती है कि एक तो जो टूल है, मैं एक छोटा सा टूल आपको बताऊंगा, और टेक्स्ट एडिटर जो होता है नोटपैड। नोटपैड के बारे में आप लोग सभी लोग जानते हैं। तो अभी 2 ही चीज़ का हम इस्तेमाल करेंगे, उसका इस्तेमाल करके हम कैसे बनाते हैं उसके बारे में हम सीखते हैं। ये लिंक है एक जस्ट टेक्स्ट डेमो करके एक है, शारीरिक यूनिवर्सिटी जो है ये इसके द्वारा डेवलप किया गया है। आप यहाँ से, मैं आपको लिंक दे दे रहा हूँ, और ये डायरेक्ट टूल आ गया, ये फ्री अवेलेबल है। अब हमें करना क्या है, मैं आपको एक और दूसरे विंडो पे ले जाता हूँ आपको। हाँ, अब गूगल पे आएंगे। अब मान लीजिए आपको कहीं से डेटा स्क्रॉल करना है, इसको स्क्रॉल बोलते हैं, कि मान लीजिए आप दैनिक भास्कर की अगर हम बात करें या किसी वेबसाइट पे, मान लीजिए बीबीसी न्यूज पे करना है, ओके, इसमें थोड़ा सा हिंदी में मैं टाइप करता हूँ। ये दैनिक भास्कर की वेबसाइट है मान लीजिए, ठीक है। अब मान लीजिए हम यहाँ से डेटा स्पोर्ट्स का है, मान लीजिए स्पोर्ट्स हम डोमेन चुन रहे हैं, या कोई भी अगर इस तरह से कोई टेक्स्ट चुनना चाह रहे हैं, मान लीजिए हिंदी में न्यूज़ है, ये यहाँ से क्लिक करेंगे। अब हमें ये जो आर्टिकल है, न्यूज़ आर्टिकल, इसका हमें कार्पस बनाना है। तो एक तरीका यह है कि हम इसको पूरा कॉपी पेस्ट करें, तो ये वो तरीका बेहतर नहीं है, क्योंकि ये सारे फिगर और ये सारी चीजें आएंगी। लेकिन एक ऑप्शन है ऊपर आप देख रहे हैं जो ये सेलेक्ट हुआ है, इसको आप क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे। यहां से आपने कॉपी किया और हम दूसरे स्क्रीन पे जाएंगे। अच्छा, मुझे स्क्रीन स्टॉप करना होगा, ठीक है, ये एंटायर स्क्रीन नहीं हो रहा है ना, इतना हो गया ना आप लोगों का, ये तो आपने कर लिया। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हम पेस्ट कर देंगे, कंट्रोल V कर दिए। अब यहाँ दिया एनी लैंग्वेज, इसकी खासियत क्या है, इसमें हिंदी भी इंक्लूड है, इतनी सारी भाषाएं हैं इसमें, इतनी सारी भाषाओं के कॉर्पस इसमें आप उसको एनोटेट, मतलब लिस्टिंग कर सकते हैं, उसको कॉर्पस फॉर्म में बना सकते हैं। यहाँ लिखा है हिंदी, हिंदी आप लिख देंगे या फिर एनी लैंग्वेज भी कर देंगे तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर देगा। अब यहाँ कह रहा है कि सबमिट, अब यहाँ क्या बता रहा है ये कि अनेबल टू रिट्राइव URL, क्लाइंट एरर, फॉरबिडेन। इसका मतलब ये अभी नहीं कर रहा है, तो आप इसमें क्या कर लेंगे, हिंदी को शायद ये अभी नहीं ले रहा है, तो आप एनी कर लेंगे, फिर सबमिट करेंगे। दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, मुझे लग रहा है
अलग अलग साइट्स का अपना होता है, इनका फ्री रहता है, तो यहाँ से डेटा ले सकते हैं आप। अब यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ यही लाते हैं तो यहाँ हाईलाइटर दिखा रहा है जो रेड लाइन है, फाइनल क्लास बैड, कॉन्टेक्स्ट फ्री क्लास बैड, फॉल्स, हेडिंग, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन इसमें, और इसमें जब ग्रीन वाले में आ रहा है तो ये सारी इंफॉर्मेशन गुड हो रही है, गुड, शॉर्ट, फॉल्स जो भी है। तो इसको और अच्छे से करने से क्या करना है कि आप यहाँ नीचे दिख रहे हैं हाइड बॉयलर प्लेट, जो बॉयलर प्लेट ये सारी चीजें हैं, सारा क्लिक हो गया, ये सारे टेक्स्ट क्या हो गए, ग्रीन हो गए। अब ये एक डेटा आपका तैयार हो गया। अब मैंने क्या बताया था कि आपको कोई टेक्स्ट एडिटर यूज करना है। टेक्स्ट एडिटर का मतलब नोटपैड प्लस प्लस, अलग अलग लोगों का अलग अलग होता है, तो आप सब में, हमारे यहाँ नोटपैड होता ही है। अब तक हमें यही लगता था कि नोटपैड का यूज क्या है, लेकिन टेक्नोलॉजी में सबका यूज है। तो मान लीजिए आप नोटपैड का यूज करते हैं, तो नोटपैड आप खोलेंगे, इतना हो गया ना, सबका हो गया जी सर। मुझे लगा कार्यशाला है तो थोड़ी बहुत प्रैक्टिकल चीजें भी होनी चाहिए। तो आप नोटपैड खोलेंगे और इसको यहाँ से कॉपी करेंगे। नोटपैड पे फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, हाँ, नोटपैड पे फाइल कैसे क्रिएट करते हैं ये तो मुझे लगता है सबको पता ही होगा। एक कॉर्पस एक तरह से बना लिए आप, एक डिजिटल कॉर्पस आप बना लिए, इसके जरिए आप इसको बस ऐसे ही स्क्रॉल करना है, अलग अलग डेटा लेना है और यहाँ पे पेस्ट करना है, बस ऐसे डेटा लेना है। मान लीजिए हमने यहाँ से कंट्रोल A किया, सारा कॉपी हो गया, और कंट्रोल C किया, तो ये सारी चीजें कॉपी हो जाएंगी। और इसको हमें नोटपैड में जाके पेस्ट करना है। इसमें प्रेजेंटेशन में जो लास्ट में दिया हुआ है, एक टूल है, एंटकॉक करके एक टूल है, उससे प्रोसेस करेंगे। एक भी फाइल बना कि नहीं आप लोगों का? मुझे यहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम। हाँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं सर। आज आपने वास्तव में, चूंकि हमारी जैसा कि आप सभी को पता है कि 90वीं कार्यशाला है और इसके पहले 89 कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी है, और कॉर्पस भाषा विज्ञान पर अभी तक किसी विद्वान ने हमें मतलब ज्ञानदान नहीं दिया था इस पटल पर आके कि कुछ उसके बारे में, हम कैसे निर्माण होता है, कैसे क्या क्या इसके मुख्य बिंदु होते हैं। और आज सर ने करीब अपने प्रस्तुतिकरण के माध्यम से, तमाम समस्याएं आ रही थी फिर भी सर ने अपनी प्रस्तुतिकरण और लाइव डेमो के माध्यम से हमें कुछ नई दृष्टि प्रदान की है, और जिसके माध्यम से थोड़ा सा हम प्रयास करेंगे तो कुछ इस क्षेत्र में कुछ नया कर सकते हैं। तो एक बार पुनः सर का मैं हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं और चलता हूं आभासी श्रोताओं की तरफ। मैं एक एक करके आप लोगों से आग्रह करूंगा, आप लोगों में से किसी की कोई जिज्ञासा है तो आप हाथ खड़ा करें और सीधे सर से अपने प्रश्न के माध्यम से संवाद करें। मैं एक प्रश्न लेता हूं। पंसारी साहब ने प्रश्न लिखा था चैट बॉक्स में, मैं चाहूंगा कि सबसे पहला प्रश्न मैं सर का लूं। विभिन्न भाषाओं लिपियों के कॉर्पस को परस्पर समेकित करने के लिए डाटाबेस के मास्टर फील्ड के रूप में किस भाषा को फिलहाल रखा जा रहा है? कंप्यूटर के लिए वैज्ञानिक संस्कृत को श्रेष्ठ मानते हैं, तो क्या संस्कृत को मास्टर फील्ड के रूप में रखने का कोई प्रयास हुआ है? नहीं तो क्या बाधाएं या क्या समस्याएं हैं? मैं चाहूंगा सर इस पर प्रकाश डालें। हाँ जी, हाँ, निश्चित तौर पे जो टेक्स्ट की बात करते हैं, जो टेक्स्ट कॉर्पोरा की बात करते हैं और जो लिपि की बात होती है, सर ने जो संस्कृत की बात की और लिपि की जो बात की, तो ठीक है, संस्कृत के जो शब्दावलियां हैं काफ़ी संपन्न हैं, बहुत सारे शब्द, बहुत सारी भाषाओं के शब्द उसमें मिलते हैं। लेकिन जो हमारा सिर्फ वो अगर भाषा का कलेक्शन की बात हो, और संस्कृत का भी कॉर्पस क्रिएट हुआ है, आप CIL मैसूर में जाएंगे तो उसका भी कॉर्पस है। तो उद्देश्य हमारा ये नहीं है कि सिर्फ संस्कृत करने से हो जाएगा। अभी जो नया जो परिवेश है वो भारतीय भाषाओं के है। निश्चित तौर पे संस्कृत प्रतिनिधि भाषा के तौर पे है, बहुत सारी शब्दावलियां हैं, लेकिन जो जहाँ तक भाषा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बात की जाए
उसके उपयोग की बात की जाए, क्योंकि अभी आप देखेंगे कि सारा जो टेक्नोलॉजी मार्केट ओरिएंटेड हो गया है। हम क्लासिकल नॉलेज की बात कम कर रहे हैं, मार्केट ओरिएंटेड है। तो उस दृष्टिकोण से देखें तो संस्कृत में काम थोड़ा कम हो रहा है। हालांकि अभी जो शिफ्ट हो गया है वो भारतीय ज्ञान परंपरा की तरफ शिफ्ट हो गया है। संस्कृत भाषा को लेके अभी जो उस तरह का जो काम है, मुझे मतलब अभी मेरे संज्ञान में उतना नहीं है, मैं अभी संस्कृत फील्ड का नहीं हूँ, तो इसके बारे में आपको बहुत ज़्यादा नहीं बता सकता। जहाँ तक अभी मुझे जानकारी है कि उसको लेके अभी उतने कार्पस को लेके काम नहीं हो रहा है। कुछ जगहों पे हुआ था, इससे पहले जब अनुवाद बना था IIIT हैदराबाद, तो वहाँ पे जो विनीत चैतन्य दे थे, उन्होंने पाणिनी पर्सपेक्टिव मॉडल पे मशीन ट्रांसलेशन की बात की थी। जो पाणिनियन ग्रामर है उसके आधार पे उन्होंने मशीन ट्रांसलेशन और विश्लेषण की बात की, उस पर उनकी किताब भी है। तो ऐसा नहीं कि काम नहीं हुआ है, संस्कृत को बेस लेते हुए काम हुआ है। हाँ, लेकिन अभी जो इस परिप्रेक्ष्य में अभी जो अन्य भारतीय भाषाओं को जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, तो उसमें कहीं न कहीं अभी मुझे मेरे संज्ञान में उतना अभी कोई लेटेस्ट काम नहीं दिखा। हाँ, संस्कृत का जो मॉर्फोलॉजिकल एनालाइजर की बात है, तो JNU के प्रोफेसर गिरीशनाथ झा जी ने उन्होंने उसका निर्माण किया है। तो वहाँ से वो टेक्निकल डेवलपमेंट आप देख सकते हैं। इससे ज़्यादा मुझे अभी जानकारी नहीं है। हाँ जी, धन्यवाद सर। जी जी। और किसी अन्य श्रोता का अगर कोई प्रश्न है तो आप हाथ खड़ा करें, मैं एक एक करके आप लोगों से आग्रह कर लूंगा। किसी का प्रश्न है तो आप संकोच न करें, यह पटल अभी आपके लिए है। जी, लतिका मैम, स्वागत है, अपने प्रश्न को रखें। महोदय धन्यवाद। सर, मेरा एक प्रश्न था, चूंकि मेरी गलती, मैं देरी से इसमें ज्वाइन हो पाई हूँ, लेकिन मुझे पूछना था, जैसे आप अभी दिखा रहे थे टेक्स्ट को कॉपी किया जब नोटपैड में, तो वो जो वर्ड काउंट और ये सब जो मेटा डेटा जो राइट साइड में दिख रहा था स्क्रॉल करने पर, हाँ। वो किस तरह से अपीयर हो रहा है? क्योंकि नोटपैड में तो प्रायः ऐसा नहीं होता है। मतलब क्या कोई अन्य है ये कोई एप्लीकेशन या कोई ऐसा? नहीं, अभी ये कॉर्पस क्रिएट हो रहा है, ये रॉ मटेरियल है। हाँ। जो आपको एज ए टेक्स्ट फाइल स्टोर करना है। जी। आप 50 फाइल, सैकड़ों फाइल ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, जिसको हम एंड काउंट करके एक टूल इसमें प्रेजेंटेशन में था भी, तो उसमें हम उसको प्रोसेस करके डेटा प्रोसेस करते हैं। तो अभी ये रॉ मटेरियल है, अभी हम सिर्फ कॉर्पस क्रिएट कर रहे हैं, जैसा आपका उद्देश्य है। तो एक तो डेमो के तौर पे है कि हमने मान लीजिए न्यूज आर्टिकल से, ऑनलाइन न्यूज आर्टिकल से उससे टेक्स्ट लिया। हाँ। तो वो टेक्स्ट को अभी हमने सिर्फ उसको कॉर्पस क्रिएट किया है, सामान्य कॉर्पस जिसको कहते हैं। नहीं, मैं समझ रही हूँ सर, लेकिन आप जब स्क्रॉल कर रहे थे, उस डेटा को कॉपी पेस्ट करने के लिए कह रहे थे, तो जब आपने उसको सिलेक्ट किया और जब स्क्रॉल डाउन कर रहे थे, तब राइट साइड में उसका मेटा डेटा आ रहा था, वर्ड काउंट, ऐसे वो सब चीजें आ रही थी। वो चीज क्या थी, वो कैसे आ पा रही है, वो जानना चाहिए। वो ऑटोमेटिक आ रही है, वो टूल का फीचर है। टूल का फीचर है। हाँ, वहाँ पे रखेंगे तो टूल में दिखाएगा कि वो बैड है, गुड है, उसकी क्वालिटी क्या है, उसका सोर्स कहाँ से है, वो सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे देगा। वो टूल की खासियत है, वो हम नहीं यूज कर रहे हैं। तो ये ऑटोमेटिक है, मतलब ऑटोमेटिक है ये। जी सर जी, तो ये ओपन एक्सेस है, मतलब हमारे लिए ओपन एक्सेस। अच्छा, आप मेरा चाहे तो PDF शेयर कर दीजिएगा, जो पार्टिसिपेंट ग्रुप है, मैं आपको PDF शेयर कर दूंगा प्रेजेंटेशन का। हाँ जी, हाँ जी। तो मतलब कोई ऐसी बात नहीं है, नॉलेज तो शेयर होना चाहिए हर जगह। तो उससे आप एक्सेस कर सकते हैं उस टूल के जरिए, और फ्री अवेलेबल है, दोनों टूल फ्री है। मैं उसी की चर्चा किया हूँ जो अभी फ्री है, पेड तो बहुत सारे हैं। हाँ हाँ हाँ। और एक और प्रश्न था सर जी, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि कई आपने यहाँ एकेडमिकली बताया कि एकेडमिक स्तर पर जो है कि कॉर्पस हमें मिलते हैं भारतीय भाषाओं सबको लेकर के, संस्कृत को लेकर के, लेकिन मैं देख रही हूँ कि कुछ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ऐसे हैं व्यक्ति जो अपने व्यक्तिगत तौर पर भी कई सारे प्लेटफॉर्म्स पर इस तरह के कॉर्पस ये लोग सेव करते हैं, लेकिन इनका तरीका कुछ अलग है, एकेडमिक से कुछ अलग। तो यदि मान लीजिए हमें कोई ऐसी क्वेरी हो या जानना हो, तो बड़ा ही टेक्निकल होता है, वो अंदर घुस करके उसकी लिंक में जा करके बहुत सारी प्रोसेस होती है। तो क्या कोई आसान तरीका है इस तरह से कॉर्पस को एक्सट्रैक्ट करने का इंटरनेट से, जब हमें आवश्यकता पड़ती हो कि अन्य भाषाओं के कॉर्पस को प्रयुक्त करने के लिए? वही तो मैंने बताया, ये क्या है, आप इस टूल के जरिए अगर ऑनलाइन अवेलेबल है तब। हाँ,
टेक्स्ट कॉर्पोरा अगर बुक फॉर्मेट है तो हाँ। बुक फॉर्मेट में उसको पहले स्कैनर से स्कैन करेंगे, फिर उस हाँ। पे OCR चलता है। हाँ वो थोड़ी जी, लंबी प्रोसेस है। OCR के जरिए उसको हम सॉफ्ट डेटा में कन्वर्ट करते हैं, हाँ जी, तब उसका एक फाइल बनाते हैं। ओके, अभी हमने ऑनलाइन डेटा पे बात की कि ऑनलाइन डेटा को स्क्रॉल करके हम कैसे कॉर्पस क्रिएट करें, जो आज की डिमांड है आजकल। मतलब जैसे मान लीजिए फेसबुक पे या किसी बहुत वायरल है, उस पर बहुत सारे कमेंट है, उस कमेंट को भी वहां से लिंक शेयर करेंगे, स्क्रॉल करेंगे, वो सारा डेटा कमेंट आ जाएगा, उस कमेंट की हम डेटा बना सकते हैं। अच्छा, हाँ, ये मतलब एक क्लास में संभव नहीं है। ये हाँ। पूरी मतलब कॉर्पस लिंग्विस्टिक्स तो एक पूरे सेमेस्टर का विषय होता है। हाँ फिलहाल जी। मतलब हमने बस उसका परिचय दिया है अभी। जी, 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 बहुत धन्यवाद रणजीत सर। और इस तरह की आयोजन होनी चाहिए। मैं आदरणीय श्री डॉक्टर शंकर बाबू जी से भी बहुत-बहुत धन्यवाद सर जी आपका। आप इस तरह की प्रौद्योगिकी को सामने ला रहे हैं और आपके कारण हमें इन सब टेक्नोलॉजी से जुड़ने मिल रहा है। बहुत धन्यवाद महोदय आपका भी। धन्यवाद सर। जी, और कोई प्रश्न हो जी, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी मैम। और किसी श्रोता का कोई प्रश्न है? जी, मुझे लगता है किसी का कोई प्रश्न नहीं है। अब हम चलते हैं डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर की तरफ और उनके मुखारबिंद से हम कुछ सुनेंगे, इस विषय पर कुछ ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तो मैं अध्यक्ष महोदय से आग्रह करूंगा कि आज इस विषय पर अपने कुछ वचनों से हमें अनुग्रहित करें सर। बाबू सर। हाँ उमेश जी, धन्यवाद। आदरणीय रंजीत जी का हार्दिक अभिनंदन। तो जिन्होंने स्वयं अपना विषय चयन किया इस मंच में व्याख्यान देने के लिए और पूरे मनोयोग से उन्होंने आज व्याख्यान की प्रस्तुति के साथ साथ अभ्यास का भी अवसर दिया। वैसे पिछले 1.5 साल से लगभग 100 से ज़्यादा कार्यशालाएं हो चुकी है, क्योंकि हमारे 3 श्रृंखलाओं में कार्यशालाएं चल रही है और जिसके तहत यह कार्यशाला 90वीं कार्यशाला है, जिसमें भाषा प्रौद्योगिकी श्रृंखला के अंतर्गत है। और इस मंच में तो जैसे जी ने अपना विषय चयन किया और पूरा हमारे 90 कार्यशालाओं की सूची एक साथ आपके सामने उपलब्ध है और उन्होंने किन किन विद्वानों ने कैसे कैसे विषयों का चयन किया, क्या क्या व्याख्यान कब कब दिए, और उसका सुनने का भी मौका हमने दे दिया है, क्योंकि उसमें पूरा रिकॉर्डिंग है। तो इसका पूरा श्रेय अपने पर नाम के पूरा उमेश जी, क्योंकि पूरा कर रहे हैं, लगातार बैठे रहते हैं, पूरा का पूरा वे कर रहे हैं और तभी ये संभव हो पा रहा है। और एक बन चुका है कि इसमें आकर व्याख्यान देना अत्यंत गौरव और गर्व का विषय महसूस करते हैं जो भी विद्वान हैं और लगातार जुड़ने के लिए तत्पर होते हैं। हमने शुरुआत में जब उमेश जी ने जिज्ञासा प्रकट की और हमने शुरू किया, उन दिनों में मैंने उमेश जी से इतना ही कहा, कोई जुड़े ना जुड़े, हम लोग आप और मैं जब भी खाली हैं तो हम लोग व्याख्यान दे जाएंगे। और आपको लगेगा कि शुरुआत में एक 15-20 व्याख्यानों तक 1-2 बार मेरे व्याख्यान रहे, एक ही बार उमेश जी का या 2 बार उमेश जी का, ऐसा हुआ। उसके बाद कभी मौका भी नहीं मिल रहा है कि हम लोग व्याख्यान दें। तो मतलब सारे विद्वान बड़ी रुचि से इसके साथ जुड़ रहे हैं और पूरे मनोयोग से अपने व्याख्यान दे रहे हैं। लोग ऐसे भी संपर्क में जा रहे हैं कि हम व्याख्यान कब रखेंगे। तो विद्वान के लिए हमने समय सीमा निर्धारित की और कहा कि आप उस विषय पे तैयारी कीजिए और संपर्क कीजिए, तब आपको फिर अवसर देंगे। तो क्योंकि इसमें केवल प्रौद्योगिकी से जुड़े विद्वान ही नहीं, जो जिज्ञासु हैं और जिन्होंने प्रौद्योगिकी संबंधी, की शीर्षक जब मैंने 2014 में अपने यहाँ पाठ्यक्रम रखा पांडिचेरी विश्वविद्यालय में, तो वहाँ पे की शीर्षक दिया था इस पाठ्यक्रम के लिए। और जब स्वयं में
इसके लिए मुझे प्रौद्योगिकी ही इसका शीर्षक था, लेकिन जब मैंने इसको पब्लिक में भेजा तब इसके साथ एक और मैंने जोड़ा, तो परिचय। कारण था भाषा प्रौद्योगिकी तो एकदम एक बड़ा समुंदर है, तो उसमें हम लोग मुश्किल से ऑनलाइन पे, वो भी 15 सप्ताह का जो पाठ्यक्रम है, और उसमें भी समय सीमा निर्धारित है, प्रत्येक पाठ के लिए 30 मिनट भी नहीं है, 30 मिनट से कम है। तो कुल मिलाकर 24-25 मिनट के अंदर तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। तो तब मैंने निश्चित रूप से इसको परिचय संज्ञा इसीलिए दी है कि लोग जो विशेषकर हिंदी जगत में अधिकांश, मैं कह सकता हूं कि 70 से 80% तक जो भी साहित्य और भाषा तक सीमित है, अधिकांश साहित्य तक, क्योंकि मैं इतने दिनों से एक तो पत्रकारिता और दूसरा टेक्नोलॉजी को लेकर तो काम कर रहा हूँ, कई सारे विमर्शों पे, टेक्नोलॉजी से संबंधित विमर्शों पे काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरे यहाँ भी जो विद्यार्थी आते हैं ज्वाइन करके पीएचडी के लिए, तो उनकी किसी की ऐसी जिज्ञासा नहीं कि कोई भाषा पे काम करे या कोई टेक्नोलॉजी पे काम करे, वही तथाकथित जो विषय है वैसे ही विषय लेते हैं, कोई बड़ी जिज्ञासा नहीं है। तो इस पर मैं निष्कर्ष नहीं दे रहा हूँ, तो विश्वविद्यालयों में कोई टेक्नोलॉजी इसके लिए हिंदी भाषा संस्थान और जो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विद्यालय है, इसके अलावा कुछ विश्वविद्यालय जहाँ पे भाषा विज्ञान विभागों में कुछ गतिशील जो भी विद्वान हैं, तो वे इसमें आगे आ रहे हैं, तो उनकी वजह से थोड़ा सा माहौल बनता रहा, और विशेषकर भारतीय भाषाओं के माध्यम से प्रौद्योगिकी के लिए कार्य शुरू हो और उसमें विशेषकर लोगों की, जन सामान्य की रुचि बढ़े, यही मेरी दृष्टि चेतना थी। तब से मैंने एक काम शुरू किया, और अब रंजीत जी जैसे जो विद्वान हैं, तो ये पूरे समर्पित है भाषा विज्ञान और भाषा प्रौद्योगिकी के, तभी तो ये विषय जो है इसके साथ उन्होंने न्याय किया है। तो ऐसे विषय को विशेषकर कार्पस भाषा विज्ञान हम लोग प्रौद्योगिकी के अंतर्गत, यहाँ तक कि एक पूरा पाठ भी उसको नहीं देते हैं, तो एक मतलब एक पाठ के अंतर्गत एक होता है उसकी कर लेते हैं, क्योंकि इतना बड़ा सब्जेक्ट जब भाषा प्रौद्योगिकी है तो उसमें कार्पस भाषा विज्ञान को लेकर ज़्यादा गहन हम लोग अध्ययन नहीं करवाते, तो फिर भी तो वहाँ पे तो हम विकसित करवा देते हैं कि क्या है कार्पस भाषा विज्ञान और विभिन्न कार्पस के शोध कहाँ कहाँ हैं, तो ये सारे तो बता देते हैं। और कार्पस के विकास से संबंधित प्रैक्टिकल करवाना भी वहाँ पे चुनौती की बात है, क्योंकि ऑनलाइन के, वो भी मूक के, तो ऑनलाइन मूक और डिस्टेंस एजुकेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट, डिस्टेंस तो बहुत समय से है, और ओपन एजुकेशन जो भी मतलब ओपन यूनिवर्सिटी का जो एजुकेशन है, तो उसमें आपको पता है कि साइंस जैसे विषयों को ले जाने के लिए पहले तैयार नहीं थे, बाद में तैयार हुए, और मूक्स में विज्ञान और प्रौद्योगिकी संबंधी विषयों में प्रैक्टिकल करवाने से संबंधित जो चुनौती है, तो वो अपनी जगह है। और कोरोना के दौर में हमने देखा कि जब निश्चित रूप से हमें घर पे ही बैठकर काम करना था, तब किसी ना किसी ढंग से काम करवाते रहे। अभी रंजीत जी ने अपने विषय के साथ, मतलब विषय की चेतना जागृत करने के साथ साथ, अधिकांश इसमें हमारे जो भी प्रतिभागी जुड़े हैं रंजीत जी, तो इसमें अपनी इच्छा से तो जुड़कर पाठ्यक्रम का अध्ययन किया है कई मित्रों ने, और कई इसमें प्रमाण पत्र हासिल कर चुके हैं स्वयं के माध्यम से, और कई मित्रों की बड़ी जिज्ञासा है कि फिर अगले वर्षों में वे पाठ्यक्रम में शामिल हो जाए। कई विद्यार्थी, मतलब कई शिक्षार्थी ऐसे भी हैं जो पाठ्यक्रम में शामिल होकर परीक्षा नहीं दे पाए। तो यहाँ जिनको मैं शिक्षार्थी कह रहा हूँ, उसमें हर प्रकार के प्रोफाइल के लोग हैं, तो मतलब उसमें बड़े बड़े प्रोफेसर भी हैं, और कई विभिन्न विषय क्षेत्रों के विद्वान हैं और प्रोफेशनल्स हैं, और विद्यार्थी हैं, शोधार्थी हैं। तो इन सबका भी मैं आपके इस व्याख्यान में जुड़ने के लिए अभिनंदन करना चाहता हूं, और विशेषकर आपके प्रति मैं श्रद्धापूर्वक नतमस्तक हूं, क्योंकि आपने तो तमाम जो 90 कार्यशालाओं के दौरान क्या क्या विषय चयन करके किन किन विद्वानों ने व्याख्यान दिया,
और फिर मैं किस पर दूं, जो कि प्रासंगिक है। तो मित्रों, जैसे रंजीत जी ने अपने व्याख्यान काफी विस्तृत, उस पर मैं फिर से नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने जो जो आयाम स्पर्श किया है, तो विशेषकर कहना चाहिए कि कॉर्पस भाषा विज्ञान से संबंधित लगभग सभी आयामों पर उन्होंने अपनी बात रखी, उस पर चेतना जगाई। साथ ही साथ तो आपको तो कॉर्पस विश्लेषण से संबंधित कुछ टूल्स का डेमो देकर तो आप में वो जिज्ञासा जागृत की है कि आप व्यावहारिक दृष्टि से कॉर्पस भाषा विज्ञान से संबंधित जो व्यवहार करें तो उसमें भी आगे बढ़े। तो उस दृष्टि से उन्होंने आपको प्रेरणा दी है, इसके लिए मैं पुनः रंजीत जी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। शायद आज रंजीत जी ट्रैफिक में फंसकर देर होने की वजह से, और दूसरा हमारे भाई उमेश छोटी सी अपने बेटे के साथ एक छोटे सी मतलब घटना घटी, तो जिसकी वजह से उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। ये सब को देखते हुए तो मैं अभी बिल्कुल विषय पर जाकर अपनी बात नहीं रख रहा हूँ। निश्चित रूप से जैसे रंजीत जी ने कहा, तो अपने व्याख्यान के दौरान आज जिस कृत्रिम बुद्धिमत्ता को साकार रूप में आप देख रहे हैं जनरेटिव एआई के रूप में, तो वो साकार हो पाना तभी संभव हो पाता था कॉर्पस भाषा विज्ञान जैसी शाखा का विकास होकर। तो निश्चित रूप से वैज्ञानिक कॉर्पस विस्तृत रूप से उपलब्ध है, तभी तो ये संभव हो पाया। यदि ऐसा कॉर्पस उपलब्ध नहीं होता, आप कल्पना नहीं कर सकते कि एलएलएम का विकास हो पाता है। और एलएलएम का विकास नहीं हो पाता तो निश्चित रूप से कृत्रिम बुद्धिमत्ता का इस ढंग से आज आपके हाथ में काम नहीं चल सकता था। तो मैं रंजीत जी के प्रति पुनः आभार प्रकट करते हुए अपने तमाम विद्वान मित्र जिन्होंने सवाल किया, तो बीच में भी सवाल किए गए और अंत में भी, जैसे पंसारी साहब ने और अंत में लतिका मैडम ने, सबने सवाल किए हैं, तो उनका भी अभिनंदन करना चाहता हूँ। चूंकि हम लोग चाहते हैं कि 1 घंटे भर कार्यक्रम हो, हमेशा ये 2 घंटे पार करके तीसरे घंटे में ही हम लोग पूरा कर पाते हैं, तो आज पुनः वही स्थिति हुई। तो इसलिए मैं अपनी बात को यही विराम दे रहा हूँ। और भाई उमेश जी के श्रम तभी सार्थक होगा तब आप मतलब, जैसे मैंने शुरुआत में अपने यहाँ की यूट्यूब का लिंक शेयर किया था, मतलब जो भी तो अभी ध्यान से पूरा नहीं सुन पाए वे फिर से जाएं और यूट्यूब पर इस आज के व्याख्यान का, रंजीत जी के व्याख्यान का तो फिर से लाभ उठाएं। तो रंजीत जी के नाम में भारती है, तो भारतीय भाषाओं के विकास का सपना देखते हुए हमने इस मंच को शुरू किया और ये मंच लगातार चल रहा है। और इसमें आप सबकी जो श्रद्धा है, तो उसके लिए हम सब आत्मीयता पूर्वक नतमस्तक हैं। तो आप सबको पुनः आभार। तो आगे की कार्रवाई के लिए उमेश जी से आग्रह है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। आपका अध्यक्षीय भाषण अंत में हम सभी के लिए प्रेरणादायी होता है। संक्षिप्त में ही सही, कई महत्वपूर्ण बिंदुओं का जिक्र आप हमेशा करते रहते हैं, जो वास्तव में आपकी चिंता अभी रही है करीब 2 दशकों से। तो एक बार पुनः मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। अब समय आ चुका है कि आदरणीय रंजीत भारती साहब ने जो ज्ञानदान दिया है, उन्हें हम इस पटल के माध्यम से आप सभी की आभासी उपस्थिति में एक प्रमाण पत्र के माध्यम से सर का आभार व्यक्त करें। तो मैं स्क्रीन साझा कर रहा हूं आप लोगों के समक्ष, और मैं चाहूंगा कि जो आप लोगों को तकनीकी माध्यम से मतलब सर का अभिनंदन करने का एक मौका है, आप लोग सर का अभिनंदन करें। डॉक्टर रणजीत भारती, जैसा कि मैं सर का परिचय जब दिया था, सह-आचार्य भाषा विज्ञान अंतर्राष्ट्रीय हिंदी शिक्षण विभाग एवं सहायक निदेशक मालवीय मिशन शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा ने आज कॉर्पस और कॉर्पस भाषा विज्ञान पे महत्वपूर्ण ज्ञानदान दिया है। एक बार पुनः सर का मैं हार्दिक वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आगे भी सर इस तरह के महत्वपूर्ण विषयों पर हमारे इस पटल को ज्ञानदान देते रहेंगे। अब समय आ चुका है, हमारे जो सुधीजन श्रोता जुड़े हुए हैं, मैं देख पा रहा हूँ कि 1-2 लोग चैट बॉक्स में लिख भी दिए हैं कि हमें फीडबैक फॉर्म का लिंक कब दिया जाएगा। मैं बार बार आप लोगों से आग्रह करता हूं कि आप लोग थोड़ा ज्ञानदान ले लीजिए। फीडबैक फॉर्म तो मिलेगा ही, वह जरूर मिलेगा, कहीं जाएगा नहीं। प्रमाण पत्र किसी कारणवश आज नहीं मिलता है तो कल भी हम देने के लिए इच्छुक रहते हैं, लेकिन वो विद्वान नहीं मिल पाएंगे जो विद्वान आपको ज्ञानदान देने के लिए आज समय निकालकर
आप आपके सामने उपस्थित हुए हैं और एक सब मौका मिलता है आप लोगों को कि सीधे उनसे संवाद कर सके ऐसे महत्वपूर्ण विषयों पर, जहाँ पर भाषा विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप ऐसे विद्वान से सीधे संवाद कर सकते हैं बिना ₹1 शुल्क अदा किए हुए। अब मैंने फीडबैक फॉर्म का लिंक चैट बॉक्स में उपलब्ध करा दिया है। आप लोग फीडबैक फॉर्म भरें और उसके बाद प्रतिभागिता प्रमाण पत्र आप लोगों को आपके पंजीकृत मेल पर प्राप्त हो जाएगी। साथियों, आप लोग जब तक भर रहे हैं, एक सूचना मैं बता दूं, आप सभी को पता है कि भाषा प्रौद्योगिकी का यह जो श्रृंखला हम लोग ज्ञानानुष्ठान के रूप में चला रहे हैं इस पटल के माध्यम से, हर 7वीं या 8वीं कार्यशाला हम दिव्यांगों के लिए केंद्रित करते हैं और अगली हमारी कार्यशाला दिव्यांगों के लिए ही केंद्रित होगी। महत्वपूर्ण विषय पर हम आयोजित करेंगे और इसकी सूचना जल्दी 2-3 दिन में आप लोगों को हमारे जितने व्हाट्सएप या सोशल मीडिया ग्रुप्स हैं उसके माध्यम से आप लोगों को प्राप्त हो जाएगी। तो आप लोग थोड़ा सा अगर वास्तव में भाषा प्रौद्योगिकी, अगर आप लोग वास्तव में भाषा प्रौद्योगिकी, भाषा विज्ञान में रुचि रखते हैं तो थोड़ा सा सक्रिय रहें, इस पटल पे जो भी संदेश मिलते हैं और हमेशा जुड़ने का प्रयास करें अगर संभव हो। कहीं ना कहीं हम लोग आपसी सहयोग से कुछ न कुछ ज्ञान अर्जन करते रहेंगे और अपनी भाषाओं को सशक्त बनाने का प्रौद्योगिकी के माध्यम से एक समय आ गया है कि हम प्रौद्योगिकी और तकनीकी के माध्यम से अपनी भारतीय भाषाओं, भारतीय बोलियों को, जो हमारी क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनको समृद्ध करें, उन्हें सशक्त करें, उनको संरक्षित करें और इसमें जो भी प्रयास हो हम आपस में एक दूसरे का टांग खींचते हुए नहीं, एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम इनको बढ़ाएं। तो एक बार पुनः मैं आदरणीय रंजीत सर का आभार व्यक्त करता हूं, डॉक्टर सी जयशंकर बाबू सर का आभार व्यक्त करता हूं, जिनका लगातार मार्गदर्शन, प्रेरणा हमें प्राप्त होता है और उसी प्रेरणा से हम प्रत्येक सप्ताह आप लोगों के समक्ष एक नए वक्ता, एक नए विषय के साथ उपस्थित होते हैं। उसके साथ साथ आप सभी की आभासी उपस्थिति को भी प्रणाम करता हूं, क्योंकि अगर आप लोग उपस्थित नहीं रहेंगे तो हमारे इस कार्यक्रम का कोई महत्व नहीं है। तो आप भी समय निकालकर लगातार, कुछ हमारे ऐसे श्रोता हैं जो लगातार अपनी आभासी उपस्थिति से हमारे इस पटल को मतलब समृद्ध करते रहते हैं, एक नई ऊंचाई प्रदान कर रहे हैं। मैं ऐसे सभी सक्रिय श्रोताओं के प्रति हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं और ऐसे ही आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सक्रिय बने रहें, कुछ सीखते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो आप सभी की आभासी उपस्थिति को प्रणाम करते हुए आज के इस ज्ञान अनुष्ठान को हम यहीं पर विराम देते हैं। अगले बुधवार को नए वक्ता, जैसा कि मैं बताया कि हमारा दिव्यांग पर केंद्रित रहेगा। दिव्यांग पर केंद्रित होने का मतलब यह नहीं है कि केवल दिव्यांगों के लिए ही है, हम सभी के लिए उपयोगी हो सकता है, लेकिन हम प्रयास करते हैं कि आज के समाज में हमारे आपके बीच में जो दिव्यांग भाई बहन हैं, जो लोग हैं, वो हम लोग तो कहीं ना कहीं हाथ पैर मार के अपने भविष्य को सुनहरा बना लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी समस्याएं उनके सामने रहती हैं। तो वो आज के समय में प्रौद्योगिकी या तकनीक का उपयोग करते हुए अपने भविष्य को, अपने समाज को कैसे सुनहरा बना सकते हैं, इस पर हम लोग केंद्रित करना चाहते हैं और यह दिव्यांगों के साथ साथ हम सभी के लिए उपयोगी रहेगा, क्योंकि अगर हम उस तकनीकी प्रौद्योगिकी को जानेंगे तभी हम कल के दिन में उनका सहायता कर पाएंगे, कहीं सहयोग कर पाएंगे और उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हो पाएंगे। तो आइए अगले सप्ताह हम लोग मिलेंगे, फिर कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। आप सभी को एक बार पुनः नमस्कार, सर्वेशाम मंगलम की भावना के साथ हम इसको यहीं पर विराम देते हैं, फिर हम अगले सप्ताह मिलेंगे। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी उमेश जी, बहुत जी धन्यवाद। बहुत धैर्य से बहुत नेक काम कर रहे हैं आप लोग, जयशंकर बाबू सर।